हेलो दोस्तों। पैनासोनिक 1972 से इंडिया में वो डबल ए और ट्रिपल ए बैटरीज बना रहा है जो हमारे टीवी रिमोट्स और वॉल क्लॉक्स में होते हैं। पर पिछले हफ्ते कंपनी ने कहा कि शायद उसे ये रोकना पड़ सकता है। ऐसा इसीलिए नहीं है कि डिमांड कोलैप्स हो गई है या बहुत बड़ा कंपटीशन था, बल्कि एक रिसाइकलिंग रूल की वजह से ऐसा हो रहा है। कंपनी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि पिथमपुर मध्य प्रदेश में इसका अकेला इंडियन बैटरी प्लांट देश के बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंडर शायद अनवायबल हो सकता है। ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है। प्लांट 283 लोगों को एम्प्लॉय करता है, साल में 54 करोड़ बैटरीज बनाता है और इंडिया के 4000 करोड़ रुपीस के ड्राई सेल मार्केट शेयर का 20% हिस्सा होल्ड करता है। पिछले साल इसने 3.49 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट अर्न किया था। पर कंप्लायंस का जो बिल कंपनी अब देख रही है वो इसका लगभग 8 गुना हो सकता है। पैनासोनिक के अपने ऑडिटर ने भी इस इशू को फ्लैग किया है और फाइनेंशियल 26 के नंबर्स को क्वालिफाई किया है, क्योंकि कंपनी ने इस चीज के लिए कोई पैसा अलग नहीं रखा है कि रूल्स की इवेंचुअली क्या कॉस्ट आएगी। पर इन रूल्स में ऐसी क्या बड़ी बात है? आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये रूल्स क्या चाहते हैं। उसके बाद हम बैटरीज के अलग अलग टाइप्स के बारे में समझेंगे। एंड में हम इंडिया में बैटरी रिसाइकलिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रूल्स चाहते क्या हैं। इंडिया के ई वेस्ट रूल्स एक आइडिया से एक रियल और एनफोर्स्ड मार्केट बन गए हैं। बैटरीज ने भी एक ऐसा ही स्क्रिप्ट फॉलो किया है जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ईपीआर के कॉन्सेप्ट में एंकर्ड है। आसान शब्दों में ईपीआर का मतलब ये था कि अगर आपने कोई चीज बेचकर पैसे कमाए हैं तो आप इस बात के लिए भी जिम्मेदार हैं कि उसे एक्सपायर होने के बाद कैसे ट्रीट किया जाता है। 2022 के बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंडर हर प्रोड्यूसर को ये इंश्योर करना होगा कि उसने जो प्रोडक्ट्स कभी बेचे थे उसके एक हिस्से को कलेक्ट और रिसाइकल किया जाए। इस साल ड्राई सेल्स के लिए वो हिस्सा 3 साल पहले के साल्स के वेट का 50% था। अगले साल ये 60% होगा और उसके अगले साल ये 70% होगा। तो अगर किसी कंपनी ने फाइनेंशियल 23 में 100 kg ड्राई सेल्स बेचे थे तो इस साल के एंड तक कंपनी 50 kg रिसाइकल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक प्रोड्यूसर एक्चुअल में ऐसा कैसे करता है? इसके 2 तरीके हैं। आप या तो कलेक्शन नेटवर्क बिल्ड करके डेड बैटरीज गैदर करके और उन्हें एक रिसाइकलर तक पहुंचाकर इसे खुद कर सकते हैं, या आप किसी और को भी वो सब करने दे सकते हैं और उन्हें इसके लिए पे कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक ईपीआर सर्टिफिकेट नाम की चीज पर चलता है। इसे कार्बन क्रेडिट की तरह सोचिए। एक रजिस्टर्ड रिसाइकलर एक्चुअल रिसाइकलिंग करता है, गवर्नमेंट का पोर्टल प्रोसेस्ड क्वांटिटी के लिए एक सर्टिफिकेट इशू करता है और प्रोड्यूसर अपना टारगेट हिट करने का प्रूफ देने के लिए वो सर्टिफिकेट खरीदता है। रिसाइकलर को पैसा मिलता है, प्रोड्यूसर अपने वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और गवर्नमेंट बैटरीज की सर्कुलर इकोनॉमी को मैनेज करती है। लेकिन कोई प्रोड्यूसर कुछ ना ही करे ऐसा नहीं हो सकता। टारगेट मिस करने पर एक पेनल्टी पे करना पड़ता है जिसे एनवायरमेंटल कंपनसेशन कहते हैं। इसके ऊपर से पेनल्टी पे करने से ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होती, क्योंकि शॉर्टफॉल सिंपली अगले साल के लिए रोल ओवर हो जाएगा। ये वही सिस्टम है जो इंडिया की लेड एसिड और लिथियम बैटरीज को फॉर्मल इकोनॉमी में पुल कर रहा है। ये सुनने में काफी सिंपल लगता है, पर प्रॉब्लम ठीक उस मोमेंट पर शुरू होती है जब आप पूछते हैं कि किस तरह की बैटरी के लिए इस रूल को अप्लाई किया जा रहा है। जब हम बैटरी कहते हैं तो हम एक्चुअली 3 बिल्कुल अलग बिजनेसेस के लिए एक ही वर्ड यूज कर रहे होते हैं। जैसे एक लेड एसिड कार बैटरी हैवी, एक्सपेंसिव और महंगे लिड से भरी हुई होती है। जब ये एक्सपायर होती है तो एक मैकेनिक या स्क्रैप डीलर इसे लेने में खुश होता है, क्योंकि इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं। अमारा राजा, जो इंडिया के सबसे बड़े लेड एसिड मेकर्स में से एक है, उसने 700 करोड़ रुपीस अपना खुद का रिसाइकलिंग प्लांट बिल्ड करने में स्पेंड किया, इसीलिए क्योंकि रिकवर्ड लेड फ्रेश लेड खरीदने से सस्ता होता है। लेड एसिड के लिए रिसाइकलिंग एक बर्डन होने की जगह एक रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट की स्ट्रैटेजी है। पर एक लिथियम बैटरी जो आपके फोन या एक ईवी में यूज होती है नई है और ये रिसाइकल करने में मुश्किल होती है। पर ये लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे क्रिटिकल मिनरल से भरी हुई होती है। इंडिया इनमें से लगभग सभी को इंपोर्ट करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा चाइना से आता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो डोमेस्टिकली रिकवर हो। एक पूरा apparatus इसे आगे पुश कर रहा है, जिसमें रिसाइकलर्स के लिए 1500 करोड़ रुपीस के इंसेंटिव स्कीम्स, बैटरी स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी वेवर और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन रिसाइकलिंग को एक स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी की तरह भी ट्रीट कर रहा है। और फिर जिंक और मैंगनीज वाले हम्बल ड्राई सेल्स भी होते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है।
प्रॉब्लम इस बात में है कि ईपीआर रूल्स इन तीनों को सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। वापस उन दो रास्तों पर जाइए। एक्चुअली कंप्लाई करने के लिए एक प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट्स खरीदता है और गवर्नमेंट ने मेटल बाय मेटल फिक्स किया है कि उनकी क्या कॉस्ट होगी। ये कॉस्ट्स केमिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा वैरी करती हैं। ये लेड के लिए 18 रुपीज़ पर किलो है और लिथियम के लिए पूरे 2400 रुपीज़ है। थ्योरी में ये फेयर है क्योंकि ट्रिकियर कॉस्टलियर केमिस्ट्रीज को हैंडल करने की कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए और लिथियम के लिए एक हाई नंबर काम भी करता है। ये और प्लेयर्स को रिसाइकलिंग में पुल करता है क्योंकि रिकवर्ड मेटल जेन्युइनली वैल्यूएबल होता है और गवर्नमेंट इसके पीछे पैसा लगा रही है। प्राइस एक मैग्नेट की तरह है और इसे ऐसा होना ही था। पर जिंक जो ड्राई सेल का मेन मेटल है और जिसकी केमिस्ट्री काफी सिंपल है, वो भी इस लैडर में एकदम ऊपर लिथियम के लेवल पर ही 2400 रुपीज पर केजी पर बैठा है। अब आप उम्मीद करेंगे कि इतनी स्टीप प्राइस अपनी प्रॉब्लम खुद फिक्स करेगी। 2400 रुपीज पर किलो को रिसाइकलर्स को जिंक की तरफ एग्जैक्टली उस तरीके से पुल करना चाहिए जैसे ये उन्हें लिथियम की तरफ पुल करता है। यही पूरा रीजन था कि इसे वहां सेट किया गया। इसे एक जिंक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बनाने के लिए किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका प्राइस से कोई लेना देना भी नहीं है। इससे पहले कि इनमें से कुछ भी मैटर करे, आपको फिजिकली बैटरीज वापस पानी होंगी और ड्राई सेल्स बनाए ही जाते हैं लगभग पूरी तरह खत्म हो जाने के लिए। देखो, एक डेड कार बैटरी एक डीलर के थ्रू वापस जाती है। एक डेड फोन की भी रीसेल और स्क्रैप वैल्यू होती है, पर एक डेड डबल ए बैटरी जो एक कार बैटरी या फोन बैटरी से काफी छोटी होती है, वो यूजुअली घर के कचरे के थ्रू एक लैंडफिल में चली जाती है। इसका कोई डीलर नहीं है, कोई डिपॉजिट नहीं है, किसी के पास इसे बाहर निकालने का कोई रीजन भी नहीं है। इंडिया के कबाड़ी वालास का एनॉर्मस नेटवर्क जो वेस्ट से वैल्यू निकालने में इतने अच्छे हैं कि वो फॉर्मल रिसाइकलर्स को भी आउटबिड कर देते हैं, वो भी एक ड्राई सेल पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए इसमें कुछ नहीं है। इंडिया साल में लगभग 2.2 to 3 बिलियन ड्राई सेल्स बेचता है। जो कंपनीज पायलट कलेक्शन ड्राइव्स चला रही हैं, वो भी इनका सिर्फ लगभग 20% ही रिकवर कर पा रही हैं, पर रूल्स अभी से 50% मांगते हैं। इंडस्ट्री उन देशों की तरफ पॉइंट करती रहती है जिन्होंने इस सिस्टम को अच्छे से इंप्लीमेंट किया। स्विट्जरलैंड और बेल्जियम 70% कलेक्शन तक पहुंचे, पर उसमें बिन्स, हैबिट्स और लॉजिस्टिक्स को पहले बिल्ड करने में 10 से 15 साल लगे। इंडिया ने ईयर 1 में ही 50% टारगेट सेट कर दिया, जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी ही नहीं है। जैसा कि निप्पो के हेड ने कहा, इन सिस्टम्स को यूजुअली 6 से 7 सालों में फेज इन किया जाता है, ओवरनाइट शुरू नहीं किया जाता। तो यहाँ ही प्रॉब्लम बढ़ रहा है। एक सर्टिफिकेट अर्न करने के लिए एक रिसाइकलर को पहले कलेक्ट करना होगा और 100 करोड़ 20 ग्राम बैटरीज को 100 करोड़ किचन ड्रॉअर से बाहर निकालना होगा। इसमें कोई रिटर्न चैनल नहीं है और एफर्ट को फंड करने के लिए कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। इसकी कॉस्ट उस 2400 रुपीज पर किलो से कहीं ज्यादा आती है जिसे एंड में कवर किया जा सके। इसलिए रिसाइकलर्स नहीं आते। जो सर्टिफिकेट्स एग्जिस्ट करने चाहिए वो कभी क्रिएट ही नहीं होते और जो थोड़े बहुत होते भी हैं उनकी बिड उस सीलिंग तक बढ़ जाती है। इसका प्रॉब्लम कभी रियलिटी में रिसाइकलिंग था ही नहीं। इसे एक ऐसे कलेक्शन सिस्टम का कॉस्ट दे दिया गया है जिसे किसी ने बिल्ड नहीं किया है। वर्जिन जिंक की कॉस्ट लगभग 300 रुपीज पर किलो होती है। जिंक रिसाइकलिंग की रेगुलेटेड यूनिट कॉस्ट पैनासोनिक कहता है उससे लगभग 240% ज्यादा होती है। तो आप एक ऐसा मेटल को रिकवर करने के लिए एक स्टीप प्रीमियम पे कर रहे हैं जिसे आप सस्ते में खरीद ही सकते थे। रिसाइकलिंग किसी भी चीज को कलेक्ट करने की कॉस्ट काउंट करने से पहले ही पैसे लूज करती है। पैनासोनिक के लिए स्पेसिफिकली अगर उसे सर्टिफिकेट्स खरीद कर पूरे 50% टारगेट मीट करने पड़े तो वो एस्टिमेट करता है कि कॉस्ट लगभग 50 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकती है। एक 3.49 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट के अगेंस्ट ये बिजनेस को कई बार वाइप आउट कर देता है और पेनल्टी हर साल 10% बढ़ती है, तो स्क्वीज अपने आप टाइट भी होता जाता है। ये देखने में ऐसा लग सकता है कि एक फॉरेन कंपनी कंप्लेन कर रही है, पर ऐसा नहीं है। एवररेडी, निप्पो और ड्यूरासेल जो सभी वेल नोन हाउसहोल्ड नेम्स हैं, इन सभी ने इस सेम प्रॉब्लम के अगेंस्ट अलार्म रेज किया है। वो रूल्स को स्क्रैप करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो 3 फिक्सेस चाहते हैं। फर्स्ट ईयर टारगेट को कम करना, डे 1 पर 50% डिमांड करने के बजाय इसे सालों में फेज इन करना और जिंक के लिए कंप्लायंस कॉस्ट को रिप्राइस करना ताकि वो रिफ्लेक्ट करे कि एक ड्राई सेल का एक्चुअली क्या वर्थ है। अब वो लिथियम के बराबर नहीं है और वो काफी रिसाइकलर्स को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, तो वो एक और नई प्रॉब्लम है। कुछ लोग कलेक्शन को किक स्टार्ट करने के लिए आइडियाज फ्लोट कर रहे हैं, जैसे यूज बैटरीज के बदले फ्री बैटरीज हैंड आउट करना या पूरी इंडस्ट्री में एक सिंगल कलेक्शन नेटवर्क पूल करना। ड्राई सेल सबसे वर्स्ट केस है, पर यह प्रॉब्लम पूरे फ्रेमवर्क में ही चलता है। ये रूल अज्यूम करता है कि एक रिसाइकलिंग मार्केट पहले से ही एग्जिस्ट करता है जो क्लियरली नहीं करता, स्पेशली ईवीज के लिए भी।
2027-28 से लिथियम बैटरीज के मेकर्स को अपने नए सेल्स में डोमेस्टिकली रिसाइकल लिथियम, कोबाल्ट और निकल का एक मिनिमम शेयर यूज करना होगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इंडिया आज फॉर्मली अपने लिथियम आयन बैटरीज का 3% से भी कम रिसाइकल करता है और अभी तक बेची गई ज्यादातर ईवी बैटरीज अभी भी रोड्स पर कार्स के अंदर हैं और वो सालों तक एक्सपायर नहीं होंगी। तो रूल एक ऐसा रिसाइकल कंटेंट का डिमांड करेगा जो फिजिकली है ही नहीं। ये ड्राई सेल जैसा ही प्रॉब्लम है जहां मटेरियल आने के पहले ही मैंडेट आ जाता है। डिफरेंस ये है कि लिथियम के साथ हर कोई एक्चुअल में इसे सॉल्व करना चाहता है। ये मेटल वैल्यूएबल है, इंडिया को इसकी जरूरत अपनी सिक्योरिटी के लिए है और स्टेट मैंडेट से पहले रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बिल्ड करने के लिए पैसा पोर कर रहा है। लिथियम इस रूल के अंदर ग्रो कर सकता है, पर ड्राई सेल्स को बिना मदद के रूल मिल जाता है। आपको क्या लगता है, ड्राई सेल्स की रिसाइकलिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।